नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का सिलेबस लेकर आया हुआ हूं। हम डिस्कस करेंगे कि पीपीबी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए या दिसंबर 2024 के लिए जेआईबी की, तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्या क्या है, क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, पीपीबी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जून जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से जून 2024 में आपको पीपीबी यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और प्लस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर एएफएम है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एएफबी, जो अकाउंटिंग वाला पेपर है और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ये दोनों आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश है। हम चारों पेपर नहीं कवर करेंगे अभी, इसलिए नहीं कवर करेंगे क्योंकि अगर जल्दी जल्दी मचाई जाएगी तो कंटेंट में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वो हम पसंद नहीं करते हैं। कोशिश यही रखते हैं कि कंटेंट में कंप्रोमाइज़ ना हो। एक बार आप पढ़ लीजिए तो एक तो जेआईबी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो फ़ायदा ये होगा कि आपको, मान कर चलिए अगर आप जेआईबी हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हैं सीआईबी के लिए, तो कम से कम जो है ये मान कर चलिए कि 30% मटेरियल जो है आपको जीआईबी में जो पढ़ेंगे वो सीआईबी में काम आ जाएगा। 30%, क्योंकि हम पढ़ाने की शैली ऐसी है कि आपको चीज़ें समझाएंगे, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ऐसे कुछ भी बोल करके आगे नहीं बढ़ा जाता है, समझाया जाएगा, चीज़ों को समझाया जाएगा, आपके दिमाग में डाला जाएगा। इसी प्रयास के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहेगा अगर आप जीआईबी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल ए है। किस बारे में है? जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में है। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लो बैंक में आपने लोन करवा लिया तो बैंक क्या कहलाएगा, कस्टमर क्या कहलाएगा। मान लो बैंक में आपने जो है लॉकर फैसिलिटी हायर कर ली तो बैंक क्या कहलाएगा, कस्टमर क्या कहलाएगा। बैंक में कुछ सामान प्लेज कर दिया, गोल्ड प्लेज कर दिया, बैंक क्या कहलाएगा, कस्टमर क्या कहलाएगा। यही है बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। केवाईसी एएमएल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीडी कौन कौन से, कितने ओबीडी हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ओबीडी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। पैन कार्ड आपका ओबीडी नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट आपका हो गया केवाईसी का। अगर डिफरेंट टाइप के कस्टमर के अकाउंट खोलने हैं तो उसमें क्या क्या कागजात लेने होंगे, पार्टनरशिप में क्या लेंगे, कंपनी के केस में क्या लेंगे, सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या लेंगे, इंडिविजुअल के केस में क्या लेंगे। डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप हो गया। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन एंड कैश के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी, यानी कि ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी, आपका एलआरएस वगैरह स्कीम यहीं पर ही डिस्कस हो जाएगी। सारे वैसे तो हैं छोटे छोटे लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनआरआई बिजनेस, देखो यहाँ एनआरआई बिजनेस हो गया, एलआरएस स्कीम तुम्हारी यहाँ पर आ गई, सब इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेन करेंसी के अकाउंट, रेजिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट, फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट आपका जो एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट है ना, ये सारे अकाउंट, ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपको बीएफएम में मिलेंगे, ये भी ओके। उसके बाद में ये वाले सारे के सारे, ये फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, ये जब आप सीआईबी पढ़ेंगे, बीएफएम पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सारे के सारे मिलेंगे। अगर यहाँ से आप क्लियर करके चलेंगे तो पहली बात तो जीआईबी भी क्लियर हो जाएगा, दूसरी बात सीआईबी में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ओके, एनआरआई किसे कहते हैं? अभी एनआरआई की नई कैटेगरी आई हुई है, RNOR, रेजिडेंट ऑर्डनरली रेजिडेंट बट ऑर्डनरली रेजिडेंट, ऐसे करके आया हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट, ऐसे करके आया हुआ है। ओके, उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस में, मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे, नॉट टू वरी। अभी कलेक्शन ऑफ चेक, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेइंग बैंक की क्या होती है, कलेक्टिंग बैंक की क्या होती है। देखो यहाँ चूँकि चेक की बात हो रही है, देखो यहाँ से, तो ये एरिया थोड़ा सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, एंसिलरी सर्विसेज किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, थोड़ा बहुत इन सभी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा ही जानना है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल में अगर 21 चैप्टर हैं तो इतने में तो बुक खत्म हो जाती है। सीआईबी में रूरल बैंकिंग में 20 ही चैप्टर हैं, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, मतलब भर का बस केवल समझते हुए चलेंगे। ओके,
तो ड्यूटीज और राइट बैंकर्स और कस्टमर के अधिकार क्या होते हैं, ग्रेवियंस रेड्रेसल, ये अब देखो यहाँ बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम की बात हो गई, इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुरंत ही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आरटीआई आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप ये जो है बीआरबीएल पढ़ोगे, सीआईबी में बीआरबीएल चौथा पेपर है, वहाँ पर ये सारे एस्पेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सारी चीज़ों को जानना है। फंक्शंस आप बैंक में, अब वो ज़्यादा ज़रूरी थे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझिए, ज़्यादा उतना नहीं। लेंडिंग के प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप के बारवर्स कौन से होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट लोन अकाउंट के, ओके, कोलेटरल क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ओके। उसके बाद में चार्जिंग, ये ज़रा सा देखिए चार्जिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनपीए देखो, एनपीए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंपिंग वगैरह, कितने दिन में कोई बिल बाहर बना है वो घर मतलब इंडिया में आएगा, कितने दिन में स्टैंप हो जाना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट है आपका बीएफएम का, बीएफएम में पूरा का पूरा चैप्टर है बाकायदा, चैप्टर नंबर 4, अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी जान लेना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, रिकवरी ऑफ ड्यूज, ठीक है, गारंटी, बैंक गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है, बिल फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फाइनेंस, केवाईसी वगैरह यहाँ डिस्कस हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई, एनबीएफसी के साथ में, एमएसएमई इंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई की लिमिट वगैरह देख लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा एक चैप्टर ही है। एसएचजी के पंचसूत्र है ना, कितने मिनिमम मेंबर होते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट विल आल्सो भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं कुल मिला करके यहाँ पर ना, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। जैसे ये यहाँ पर आ जाओ ना, ये थोड़ा सा आपको बोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आते हैं एनपीए पूरा इंटरेस्टिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंटरेस्टिंग, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेफर्ड पेमेंट, ये सारे के सारे आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, मज़ा आएगा। मतलब कहने का जब पढ़ो तो काम की बातें आती हैं, नॉलेज बढ़ता है तो अच्छा लगता है, ओके। उसके बाद में बैंकिंग टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा मॉड्यूल ही डेडिकेटेड है। इसेंशियल ऑफ बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन हो गया, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सीबीएस इन्वायरमेंट है ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में हम काम करते हैं। एडीसी, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, जिसमें हम डिजिटल बैंकिंग की बात करेंगे। आपको लिख कर ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पॉस मशीन, सब कुछ यहाँ भरा पड़ा होगा। उसके बाद में डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के बारे में, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई वगैरह आजकल सब कुछ यही हैंडल कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, मिटिगेशन ऑफ, उसके बाद में साइबर क्राइम से रिलेटेड, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रेंड में आपका ई रूपी के बारे में, फिनटेक में रेगटेक, सुपरटेक, हैशटैग बैंकिंग, ईटीसी है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ये पेज नंबर है 881, ओके, यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मतलब कहने का ये देखो, थोड़ा थोड़ा जानना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। एनपीसीआई के बारे में जानना जरूरी होगा, और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा हम समझते हुए चलेंगे। ये ज़रूरी होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये नई जो ट्रेंड आ रहे हैं उनके बारे में होगा, और लेटेस्ट की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, मतलब कि अभी क्या चल रहा है। फिर आता है जिसकी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं, क्योंकि क्या है, एकदम थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एथिक्स के बारे में। तो बहुत सारी डिमांड मैंने देखी हुई, एथिक्स जो है कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अच्छा कौन पढ़ाता है, काइंड ऑफ। तो देखो एथिक्स जो है थ्योरी बेस्ड है, ज़रा सा अच्छे से समझने की आवश्यकता होगी एथिक्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाले ही होंगे, तो ऐसे में ये समझ पाना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम लोग समझेंगे अच्छे से। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग, इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेक्ट, एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल, एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉय के लिए, वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस, बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो क्या है एथिक्स, मतलब जब भी आप, जैसे मान लो कोई कस्टमर आपके पास में पैसा लेकर के आया, ठीक है, आपने पैसा रख लिया और उसको फर्जी रसीद दे दी, ठीक है, या रसीद ही नहीं दी, बोला कल आ जाना देख लेना, अगले दिन आया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने पैसे लिए ही नहीं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी के बारे में ही बात ये करता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या मोरल ऑब्लिगेशंस हमारी क्या हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, उसी के बारे में ही पूरा का पूरा ये मॉड्यूल आपका मॉड्यूल डी डेडिकेट होता है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। तो ये हमने जो है रफली देखा कि कौन कौन से चैप्टर आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में मौजूद हैं। कुछ चैप्टर इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। अगर आप बैंक प्रमोशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत मदद करने वाले चैप्टर्स में से एक हैं, ठीक है। चलिए, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जब आप पढ़ेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है, वो चीज़ आपको फील
आ जाएगी पढ़ाने पर, ठीक है। अगर पहले आपने तैयारी की है और नहीं बात बन रही है तो यकीन मानिए कि जो है हम मतलब टीम JIB विद अशोक आपके लिए रामबाण का काम करेगी, ठीक है। हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का सिलेबस है ये। देखो बैंक कस्टमर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, ठीक है। वही है कि रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रस्टी के तौर पर, ठीक है। ट्रस्टी बेली वेलर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, लेसर लेसी प्रिंसिपलशिप, ठीक है, सॉरी रिलेशनशिप, इंडemnified रिलेशनशिप, डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट, ये सारी बातें करनी है। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। KYC AML इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, KYC AML जरूरी है, ध्यान रखिए। कस्टमर कितने टाइप के होते हैं, कितने समय में उनका जो है KYC किया जाना जरूरी होता है, KYC में क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट OBD नहीं कहलाता, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता है, कितने साल तक मतलब KYC के डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इन सभी बातों के जवाब यहाँ मिलेंगे। अब सभी के सभी बातों के जवाब यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो AML क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। FATCA फटका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में US में मांगा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA हो गया, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंक, नॉन कंप्लायंस ऑफ PMLA ऑब्लिगेशन, सिक्रेसी ऑब्लिगेशन, सारी चीज़ें हम यहाँ पर KYC की करेंगे। नो योर कस्टमर नाम्स क्या होते हैं वायर ट्रांसफ़र के केस में, अदर ऑपरेशंस की बात करेंगे। सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR क्या होता है और इसकी जिम्मेदारी किस एजेंसी को मिली हुई है, ये सब पूछा जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में STR वगैरह CTR ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी होती हैं जिन्हें हमें फाइल करके RBI को भेजना होता है, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। अब देखो क्या है, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग में आपके रिलेट हो रहा है। ये अगर आप देखें तो आपके बैंकिंग से रिलेट हो रहा है। क्यों? देखो पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर, नाम्स फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट के लिए क्या गाइडलाइन है, फोटोग्राफ अकाउंट में लेना, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEF है ना, LEI सॉरी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये सब कितने डिजिट का होता है LEI है ना। उसके बाद में किस ट्रांजेक्शन के लिए लिया जाता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट अगर डिपॉजिट अकाउंट की हम बात करें तो यहाँ देखो नॉमिनेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सोचो ज्वाइंट अकाउंट है, A और B दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है, आइदर आर सर्वाइवर के केस में FD करवा रखी है, A की डेथ हो जाती है, A और B ने मिलके आइदर आर सर्वाइवर में FD करवा रखी है, A की डेथ हो जाती है, जो B का उत्तराधिकारी है या B है वो आता है FD तोड़वाने के लिए, क्या करोगे? अभी FD पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? FD मैच्योर हो गई तो क्या करोगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, ओके। उसके बाद में अनक्लेम डिपॉजिट, इनऑपरेटिव अकाउंट किसे कहेंगे? अनक्लेम डिपॉजिट का DEAF है ना, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो होता है वहाँ पर पैसे भेजने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो है मतलब हम बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर करने वाले हैं जो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ करके देखिए, फॉर्मेलिटी करके पास हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पास हो लीजिए, JIB कर लीजिए, लेकिन समझ लीजिए तो चीज़ें बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर रहना चाहते हैं तो चीज़ों को समझ लीजिए, हमेशा काम आती रहेंगी, ओके। चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS हो गया। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए RBI की गाइडलाइन क्या है, ठीक है। उसका हमें ATM पर ब्रांचों में सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, अगर कैश मूवमेंट हो रहा है उस केस में क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी है। स्पेशल रिलेशनशिप की बात करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी के बारे में भी, इसमें बैंकर्स लियन, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन हो गया, सेट ऑफ हो गया, लियन हो गया, पावर ऑफ अटर्नी में क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया सकता है, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में जो आपके रेमिटेंस स्कीम है, तो देखो इनवर्ड रेमिटेंस हो गया, आउटवर्ड रेमिटेंस हो गया, इंडो नेपाल रेमिटेंस। अब इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाना है, कितने अमाउंट का रेमिटेंस कर सकते हैं, साल में कितनी बार कर सकते हैं, क्या वहाँ खाता अकाउंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ NRI बिजनेस, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए जो हमारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे क्या है, परमिटेड अकाउंट इन इंडिया फॉर NRI PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, ठीक है। फॉरेन नेशनल के अकाउंट अगर इंडिया विजिट कर रहे हैं तो खोले जाएंगे, कितने महीने के लिए खोले जा सकते हैं, कितने समय तक उसमें बैलेंस, कितने अमाउंट तक बैलेंस रखा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन। SNNR अकाउंट हो गया आपका। उसके बाद में NRI किसे कहेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ
एसेट्स होल्ड अब्रॉड, मतलब अच्छी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर, मतलब फॉरेनर अगर आप विदेशी बनते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या सुविधाएं होंगी उसके बारे में अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट, मतलब अगर इंडिया के हैं, आप रेजिडेंट हैं, उसके बावजूद भी फॉरेन करेंसी अगर अकाउंट चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से परमिटेड हैं, फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड अकाउंट इन इंडिया, ठीक है, परमिटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, रिमिटेंस ऑफ एसेट्स बाय फॉरेन नेशनल, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ये सारी चीज़ें हम देखें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जैसे विदेश से कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसकी क्या गाइडलाइन है, ये सारी बातें हमें यहाँ करनी है। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इन सीएमएस, इंपॉर्टेंट सीएमएस का, टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड चैलेंजेस वगैरह। सीएमएस क्या होता है, जैसे ही सोचो कि एक मंदिर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बहुत बड़ा मंदिर है, आप साउथ वगैरह चले जाइए तो इतना चढ़ावा आता है, इतना चढ़ावा आता है, दिन भर में कई करोड़ रुपए आ जाते हैं। वहाँ पर बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम कैश आपके वहीं से उठा लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है। दूसरा देख लीजिए, LIC है, मान लेते हैं बैंक ने LIC के साथ टाई अप कर रखा है कि भाई जितना कैश तुम्हारे यहाँ दिन भर में जमा होगा सारा का सारा हम अपने यहाँ शाम को ले आएंगे, तो ये कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का पार्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके किसी भी एजेंसी के साथ में जहाँ पर कैश का लेन देन है, कल्याण ज्वेलर्स है मान लीजिए या तनिष्क है, उनके साथ में टाई अप हुआ है, दिन भर में जितनी भी नगद की खरीद बेच हुई, जो पैसा बना वो सारा का सारा जो है बैंक खुद जाएगा, बैंक का ऑफिसर जाएगा, कोई जाएगा, वो ला करके बैंक में जमा करेगा। वो एजेंसी के साथ टाई अप हो, उसके सर्टेन कमीशन मिलते हैं, तो दैट इज कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, इसी के तहत आपकी छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेक की पेमेंट के बारे में, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, उसके बाद में पेइंग बैंकर की लायबिलिटी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ चेक में कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी क्या होती है, इंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, बाउंसिंग ऑफ चेक के केस में क्या करना होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, सारी बातें मतलब जो है आपका सेक्शन 138 वगैरह पर भी बात करेंगे आगे चलते हुए। पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी उसी से रिलेटेड है। कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक, सारे के सारे आपके उसी से रिलेटेड है, चेक से ही। ओके, तो ये भी उसी का ही पार्ट है, तो उसी के साथ ही पढ़ लेना है। कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटी क्या होती है ना। अगर पेमेंट गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस की गई है तो उस केस में जो है अगर अल्ट्रेशन नहीं अपेरेंट है तो क्या किसको मतलब जो है सुविधा मिलेगी, कस्टमर को कि बैंक को मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। एंसेलरी सर्विसेज में जो एडिशनल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, जब आप BFM पढ़ेंगे तो वहाँ पर TT बैंक, TT सेलिंग रेट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से पढ़ेंगे, बल्कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में आप जो है आप पढ़ेंगे इस बारे में, TT के बारे में, वहाँ पर बिल बैंक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखो डिमांड ड्राफ्ट आपका हो गया, बैंकर्स चेक हो गया, नेफ्ट, RTGS, EBT इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो गई, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ पर लिमिट्स वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, नेफ्ट की लिमिट, RTGS की लिमिट, इन सबसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, RCT के बारे में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ी थोड़ी बातें सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में करी जाएंगी। कस्टमर सर्विस के लिए क्या गाइडलाइन है, कस्टमर सर्विस इन बैंक, जनरल मैनेजमेंट ऑफ द ब्रांचेज, ATM ऑपरेशन, सिक्योरिटी इशू, रिस्क मिटिगेशन, है ना, सर्विसेज एट काउंटर, इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, क्या गाइडलाइन है हमें पता होना चाहिए। ब्रांच पे क्या स्पेशल अरेंजमेंट हो सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब आप देखिए आपके बैंकिंग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है सारा का सारा। ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर्स राइट, कस्टमर के क्या अधिकार हैं, बैंक जो बैंक है उसकी क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें। ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का जिक्र कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। बैंक में रहते हुए आप स्पाउस को डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, मतलब हस्बैंड की डिटेल वाइफ को नहीं दे सकते, वाइफ की डिटेल हस्बैंड को नहीं दे सकते। यही है ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक मतलब बैंक गाइडलाइन ये कहती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने दे दिया गलती से, देखो हस्बैंड वाइफ बनती है बहुत बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं बनती है, डिवोर्स है या कुछ ऐसा पंगा चल रहा है और अगर कोर्ट में केस हो गया तो आप लायबल होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जो है
अब कई लोग बोलते हैं सर कि मतलब बैंकिंग में अगर आपको ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। मैं ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो अगर उनका कुछ मामला चल रहा है तो उस केस में मत शेयर करो। अगर आपस में ठीक है, पता है मियाँ बीवी दोनों आते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मामला चल रहा है भाई ना, तो कभी भी जो है ध्यान रखना उनका डेटा एक दूसरे के साथ शेयर मत करना। शेयर भी कर दो तो प्रिंट आउट गलती से भी मत देना, एक भी मिनट की देरी, मतलब प्रिंट आउट तो बिल्कुल मत दो जिसमें, क्योंकि क्या होता है प्रिंट आउट में हमारे जो है पीएफ नंबर वगैरह, आपकी एम्प्लॉय आईडी जिसे बोलते हैं, वो आ जाता है, तो वो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ओके, जनरल सी बात कर दी मैंने आपको, क्योंकि मे भी आप अगर नए हैं बैंक में जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी आप नए हैं और आपको ऐसी बातों की आइडिया ना हो और आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। ओके, गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है? कुर्की का आदेश, बैंकर्स राइट, कस्टमर रिमेंस, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BSSBI है ना, BCSBI है ना, इसे बोलते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, कस्टमर ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखो, अब बैंकिंग लोकपाल यानी ऑम्बड्समैन स्कीम की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड वाली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पक्का पक्का बनेगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो ग्रेवियंस रेड्रेसल के लिए क्या पॉलिसी है, इंटरनल मशीनरी जो है कस्टमर ग्रेवियंस को हैंडल करने के लिए, और ये स्कीम, इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है, कस्टमर के क्या अधिकार होते हैं, इसमें भी खास करके जो आपसे पूछा जाएगा, जो कमीशन होते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो होते हैं, उनकी ज्यूरिडिक्शन, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया आपका, स्टेट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया, इनकी क्या मतलब कितने अमाउंट तक का हम जो है यहाँ पर केस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में आरटीआई की बात करें अगर हम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिए आरटीआई एक्ट के बारे में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितने दिन में जानकारी देनी होती है? अगर मान लो जानकारी जो आपने मान लो किसी डिपार्टमेंट में भेजा, PIO बोलते हैं वहाँ पर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, PIO के पास भेजा, वो इन्फॉर्मेशन उस PIO के पास ना मिल करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरे संस्था के पास जाना है, तो कितने दिन में वो अकाउंट मतलब जो है डिटेल ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए? तो 5 दिन का समय मिलता है, 30 दिन के अंदर में डेटा उपलब्ध करवाना होता है, मना करना होता है या हाँ करना होता है। उसके बाद में अगर लिबर्टी वगैरह से रिलेटेड या किसी व्यक्ति की लाइफ से रिलेटेड मुद्दा है तो 48 घंटे में डेटा प्रोवाइड करना होता है। ये सारे क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने तो 3-4 आपको बताए, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ बैंक की बात करेंगे, तो यहाँ पर लेंडिंग के सिद्धांत, ये शुरू के चैप्टर थोड़े बहुत ध्यान हल्का दिया जा सकता है। बारवर के टाइप देख लीजिए, क्रेडिट फैसिलिटी के टाइप देख लीजिए, ठीक है, कैपिटल फैसिलिटी थोड़ा बहुत देख लीजिए, ज़्यादा नहीं। अप्रेजल एंड असेसमेंट थोड़ा सा देखिए, क्रेडिट अप्रेजल होता क्या है, मतलब जब कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो फॉर्म है उसको एक तरीके से एनालाइज करना, उसके प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, अप्रेजल कहलाता है। क्रेडिट अप्रेजल की टेक्निक कौन कौन सी हैं? वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट, टर्म लोन के असेसमेंट, इनकी सबकी बातें करनी है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट अगर जो है लोन अकाउंट की हम बात करें, ठीक है, तो क्रेडिट मॉनिटरिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट, लोन प्रोडक्ट, है ना, इंस्ट्रक्शन लोन प्रोडक्ट, मतलब कुल मिला करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ कहानी, सब थियरी बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद में कोलेट्रल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ चैप्टर इसमें छोड़े भी जा सकते हैं, मेरे ख्याल से इतने सारे चैप्टर हैं तो कुछ चैप्टर हम छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारे के सारे पढ़ के बैठें। टाइप्स ऑफ कोलेट्रल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में व्हाट आर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन किसे कहेंगे, सिक्योरिटीज़ के टाइप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में जो लोन होता है, बुक डेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ को चार्ज करने के डिफरेंट मोड, मीनिंग एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, टाइप ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो ये आपका बेलमेंट वगैरह हो गया, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, स्टैंपिंग वगैरह सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानिए, ठीक है, NPA से क्वेश्चंस बनते हैं। नेट NPA क्या होता है, ग्रॉस NPA क्या होता है, इनकम रिकग्निशन का कितने मतलब प्रोविजनिंग जो की जाती है, कितने % की प्रोविजनिंग किसके लिए किया जाएगा, राइट ऑफ करना है NPA का, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। रिकवरी ऑफ ड्यूज में आपका सरफेसी एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो जाएगा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये भी लॉ ऑफ लिमिटेशन से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। DRT यहाँ पर होगा अगर, तो DRT से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो आप इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है, आपको इंडेमनीफाई किया जाता है। तो उसके बारे में जानिए कि क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या अधिकार होते हैं, इम्प्लाइड इंडेमनिटी किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स किया सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, यहाँ पर हम गारंटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या होती है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पर हमें करनी है। ओके, उसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी पूरा पढ़िए अच्छे से, एलसी क्या होता है, एलसी कितने टाइप की होती है, ठीक है, जनरल कंसिडरेशन, एलसी में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के कितने टाइप होते हैं, एलसी में रेड क्लॉज एलसी है, ग्रीन क्लॉज एलसी, बैक टू बैक एलसी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यूसीपीडीसी 600 ये भी पूछा था है, इस किस डेट से लागू है यूसीपीडीसी 600, ये पूछ लेते हैं। ओके, उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसी यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा ये यहाँ एलसी के बारे में समझना है, एलसी क्या होता है, एलसी के टाइप्स क्या होते हैं, और यूसीपीडीसी 600 की बात कर लेंगे, बस निकल चलेंगे। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है, पर्पज क्या होता है इसका, मेथड ऑफ पेमेंट क्या होता है, बिल फाइनेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे, बिल्स एंड लॉ गवर्निंग बिल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल, वेरियस टाइप्स ऑफ एंड लीगल पोजीशन ऑफ बैंकर, बिल फाइनेंस एंड लीगल पोजीशन, ये सारी बातें करनी है। तो बिल के बारे में बात करेंगे, निगोशिएशन क्या होता है, बिल कलेक्शन क्या होता है, बिल निगोशिएशन क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है, बिल परचेज करना क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। ओके, उसके बाद में पर्सनल फाइनेंस की अगर बात करें, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, ठीक है, इनसे रिलेटेड लोन टू वैल्यू रेशियो वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर अच्छा है, प्रायोरिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर की एप्लीकेबिलिटी, टारगेट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरीज टारगेट की, कॉमन गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में जो है आपका अदर एस्पेक्ट रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस केवल थोड़ा थोड़ा ही समझ के हम निकल रहे हैं। अदरवाइज प्रायोरिटी सेक्टर अपने आप में एक ग्रंथ है, यकीन मानिए, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में आपको बताया जाएगा केसीसी के बारे में। अब देखो एग्रीकल्चर फाइनेंस में अगर हम आए तो दो टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, एमएसपी पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, एमएसपी। ओके, अब आता है फाइनेंस टू एमएफआई, को लेंडिंग अरेंजमेंट विथ एनबीएफसी, यानी कि जो है एनबीएफसी के साथ में बैंक एनबीएफसी को लोन देता है, एनबीएफसी जो है एमएफआई को लोन देते हैं, और वो फिर लोगों को छोटे टिकट के यानी कि 40,000 50,000 के लोन बांटते हैं। उसी के बारे में ही यहाँ पर पूरा हम समझेंगे, एनबीएफसी एमएफआई के बारे में पूरा फंडा क्लियर करेंगे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में देखो ज़्यादा नहीं जाना है, एमएसएमई एक्ट देखिए, ठीक है। उसके बाद में एमएसएमई की लिमिट क्या है, मतलब कहने का कि माइक्रो किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे, ये जानिए। उसके बाद में चैप्टर्स वगैरह अगर इसके हैं, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसके बारे में देख लीजिए, TREDS ये ज़रूरी है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, बस इतना सब कुछ देख करके निकल चलेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम नाम ही है तो भगवान आप ये समझ लीजिए कि ये मतलब खुदा ही हो गए हैं एक तरीके से, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल छोड़िए ही नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर दिमाग लगाएगा तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन जरूर रखेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, अगर ये आपके सिलेबस में है तो बिना इनके क्वेश्चन, मतलब इनसे क्वेश्चन पूछे बगैर काम ही नहीं चलना है, पेपर ही नहीं सेट हो पाएगा। ओके, तो ये आपका DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये पढ़िए। प्रधानमंत्री जन धन योजना देखिए है यहाँ पर, पूछी जाएगी। मुद्रा लोन के बारे में, KVIC खादी विलेज है ना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, SHG अंडर इनमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो दोनों स्कीमें ऊपर पढ़ी उसके बारे में, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में सारी बातें करेंगे। SHG बैंक लिंकेज में सबसे ज़्यादा योगदान नाबार्ड का रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉड्यूल C की बात करें, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आ गए, थोड़ा बहुत जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर। बैंक कंप्यूटराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यूपीएस के बारे में, जो आपकी ब्रांच में यूपीएस लगा होता है पावर कट के लिए, कोर बैंकिंग होती है, डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो फंक्शन सीबीएस द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन इन सीबीएस पूरा पढ़ेंगे, बिगिन ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, BOD, EOD,
ईओडी सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर बैंकों में ईओडी का कॉन्सेप्ट ना होता, एंड ऑफ द डे ना लगाना होता, तो 5 बजे ब्रांच बंद करते और चले जाते, लेकिन वही ईओडी मैच कराते कराते सारा काम करते करते पूरी रात निकल जाती, बल्कि है ना। पासवर्ड कंट्रोल, कैसा पासवर्ड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। तो मैंने कहा नहीं कि सब एकदम मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें हो रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। ओके, एडीसी अल्टरनेट डिलीवरी चैनल की बात हो रही है, डिजिटल बैंकिंग की। एडीसी पूरा इंपॉर्टेंट होगा, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ कुछ मत छोड़िएगा। एटीएम के बारे में पढ़िए, एटीएम के टाइप के बारे में पढ़िए, टैट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम की बात करिए, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई है तो उस केस में कितना कंपनसेशन देना है, कस्टमर की कितनी लायबिलिटी होगी, कितने दिन में अगर हमें बता गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। डाटा कम्युनिकेशन में आपका स्विफ्ट के बारे में देखिए, ठीक है। उसके बाद में EFT, नेफ्ट, RTGS, स्ट्रक्चर्ड मैसेज ट्रांसफ़र सिस्टम, SFMS, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात करनी है, हमें छोड़ना नहीं है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में NPCI जिम्मेदार है, NPCI के बारे में जानिए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, NPCI, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो गया, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्का कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम हल्का कर सकते हैं, अगर चाहें तो डिटेल में ना पढ़ें इसको, उतना ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, ज़्यादा नहीं। सिक्योरिटी कंसिडरेशन में IS ऑडिट क्या होता है ये देख लीजिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में देख लीजिए। डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है बैंकों में, उसके बारे में देख लीजिए, बस, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन चैप्टर्स में। उसके बाद में ऑपरेशनल एस्पेक्ट में ये देख लीजिए, आपका फ्रॉड और क्राइम के बारे में थोड़ा सा, है ना, साइबर क्राइम वगैरह, फ्रॉड और साइबर क्राइम हो गया, कैसे इफेक्टिवली इसको जो है हम मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन बैंकिंग, ई-रूपी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ई-रूपी नया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में फिनटेक, रेगटेक, सुपरटेक, सोशल मीडिया बैंकिंग, हैशटैग बैंकिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, ओपन बैंकिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ पर। एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो बैंकिंग में एथिक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूरा का पूरा मॉड्यूल ही अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पूरा मॉड्यूल ही मैं कहूँगा 4 चैप्टर हमें ख्याल से 4-5 अच्छे से पढ़ के जाइए, तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पर वैल्यू एंड एथिक्स क्या होता है, एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू क्या होती है, बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, एथिक्स क्राइसिस क्या होती है, ठीक है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में एनरॉन एंड इट्स लेसन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ना है। इंडियन बैंक केस स्टडी भी यहाँ पर है, उसको भी देखना है। एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल में देखिए, वैल्यू क्या होती है, नाम्स क्या होते हैं, बिलीफ एंड देयर रोल क्या होते हैं, कोर वैल्यूज क्या होती हैं, हाउ शुड आई लिव, है ना, पर्सनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिलेम्मा, एथिक्स डिलेम्मा मतलब फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। एथिकल डायमेंशंस, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्सुअल हरासमेंट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, अगर POSH एक्ट है अगर यहाँ पर, तो वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस डेट से इफेक्टिव हुआ है, कितनी फ़ाइन लगती है, ये सारी चीज़ें आपको। HRM एथिक्स, ठीक है। उसके बाद में एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, जब अंदर की जानकारी लीक कर दी जाए कि इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। वर्क एथिक की बात करें अगर हम, तो व्हाट इज वर्क एथिक, समथिंग बिगर दैन सेल्फ, एथिकल बिहेवियर एट द वर्क प्लेस हमें ज़रूरत होती है, इसके बेनिफिट, रिकग्निशन, सारी चीज़ें। उसके हमें ऑफिस टाइम में हम क्या अपना पर्सनल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब बैंक में बैठे हुए हैं और अगर आप जो है JIB की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये हम कर सकते हैं, इन सब बातों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। ओके, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है, व्हिसल ब्लोअर क्या होता है, जो मतलब कोई अगर गलत चीज़ हो रही है आपकी संस्था में, उसको सामने से ला करके रख दे, तो उसे व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अडानी वाले केस में अभी जो व्हिसल ब्लोअर बनी थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या किया, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी, उसको सामने ला करके रखा। उसी तरीके से किसी संस्था में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, स्नोडेन है ना, वो स्नोडेन जो है जिसने अमेरिका के राज खोले थे, वो व्हिसल ब्लोअर है। बैंकिंग एथिक्स की अगर हम बात करें, चेंजिंग डायनामिक्स एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, पेटेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स की, एथिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये पूरा मतलब जो है ज़्यादा नहीं है,
मेरे ख्याल से 4 ही चैप्टर हैं, राइट, 5 हैं, 1 2 3 एंड 4 5, हाँ 5 चैप्टर हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पाँचों के पाँचों चैप्टर फ्रेंड्स जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स की उम्मीद करिए, ठीक है। एथिक्स वगैरह सबसे ज़्यादा लोग एथिक्स के ही लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप है आपको ये पसंद आएगा, आप लाइक वगैरह करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ताकि जो है आपको जो भी नए वीडियोज वगैरह अपलोड होते हैं, जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा वैसे वैसे अपलोड किया जाएगा। कंटेंट की क्वालिटी में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले होंगे, लेकिन जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसको पढ़िए और फिर आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।